हेलो स्टूडेंट, आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो देखो आप लोग आपने आज यहाँ जो वीडियो में बात करेंगे किसमें, जामिया मिलिया इस्लामिया जेएमआई के 2024 के जो है पेपर की। और इसमें हम लोग मेनली बात करने जा रहे हैं किसके बारे में बेटा, कंप्यूटर सेक्शन के बारे में। कि देखिए कंप्यूटर सेक्शन में आपको जैसा पता ही होगा कि जो सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ 40 क्वेरी देखने को मिलती हैं, ठीक है। और इसमें मेन जो सिलेबस जो कवर होता है आपको पता है, पूरा आपका नंबर सिस्टम है, कंप्यूटर फंडामेंटल है, इसके अलावा बूलियन की क्वेरीज मिलेंगी आपको, एंड फाइनली थोड़ी सी सी लैंग्वेज जो फंडामेंटल है सी लैंग्वेज के, वहाँ से भी आपको बेटा 2-3 क्वेरी देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये जो 4 मेन टॉपिक है मेरे पास, ठीक है, नंबर सिस्टम है, बूलियन है, सी लैंग्वेज है और कंप्यूटर फंडामेंटल से यहाँ पे क्वेरीज आती हैं। और देखते हैं कि 2024 का पेपर कैसा था। तो पेपर बहुत ही सिंपल था, इजी था, हम लोग अभी पूरा गो थ्रू करेंगे। आप खुद देखना जो क्वेरीज हैं बहुत ही फंडामेंटल लेवल की हैं, बहुत ही बेसिक लेवल की हैं, कोई भी ऐसी ट्रिकी क्वेरी नहीं दी गई है जो मतलब आपको परेशान कर रही हो, ठीक है। जब भी बात होती मैं आपसे बताता हूँ कि जो हायर जो आपको एक हायर लेवल पे जो क्वेरी मिलती है जिनका स्टैंडर्ड मतलब थोड़ा सा मतलब जिसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, वो है आपका CUET, है कि नहीं। बाकी जितने भी एग्ज़ाम से मार्कशीट में जाएंगे वहाँ भी लेवल बहुत सिंपल होता है, यानी आप जो है पूरे फंडामेंटल और बेसिक आपके अगर अच्छी सी आपकी उनकी अंडरस्टैंडिंग है तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना। तो यहाँ पे CUET के लिए आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ती है। मैंने कहा आपको बहुत ही डीप पढ़ना पड़ता है क्योंकि वहाँ की सारी क्वेरीज का स्टैंडर्ड बहुत हाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो जामिया में जो क्वेरीज आई हैं वो कैसे आई हैं। तो हम लोग 2024 का पेपर यहाँ करेंगे डिस्कस। 1 by 1 40 क्वेरीज हैं और इनको देखते हैं, बहुत ही ईजी क्वेरी हैं, जल्दी हो भी जाएंगे, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नंबर 1, ठीक है। तो देखिए जो पहली क्वेरी है वहाँ पे क्या बात की गई है हमसे कि क्वेरी देख लीजिए, 1 गीगाबाइट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, कह रहे हैं कि वो जो 1 गीगाबाइट होता है वो कितने के इक्वल होता है। और देखिए 4 आंसर दिए गए हैं और सब में जो वैल्यूज जो दी गई हैं हमें चेक करने के लिए वो किस में दी गई हैं, बाइट में दी गई हैं, बाइट्स में। यानी बेटा हमें करना क्या होगा कि 1 गीगाबाइट को बाइट में कन्वर्ट करना होगा। तो आपको पता है कि अगर आप 1 गीगाबाइट को अगर बेटा बाइट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या मिलता है हमको, 1024 MB, ठीक है, 1024 MB। अब यहाँ पे जो MB है उसको क्या करना पड़ेगा, आपको किलो बाइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 1024 KB में, और फिर जो KB है वो भी आपका फिर से बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट होगा, बाइट में, यानी कि 1024 बाइट। तो यानी कि अगर बेटा मुझको 1 GB को बाइट में कन्वर्ट करना पड़ा है तो मुझे 1024 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा। ये क्या होता है आपका 10 की पावर 3 मान लीजिए, अप्रॉक्सीमेटली 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 एंड मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 3, दैट मेक्स इज 10 की पावर 9, है ना। यानी बेटा 10 के आगे 9 जीरो होने चाहिए। तो अब आप देखिए यहाँ पे काउंट कर लीजिए, पहले ऑप्शन में 6 जीरो हैं, ये नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन चेक करिए, इट कंटेन्स 9 जीरो, ठीक है ना, 10 की पावर 9। तो बेटा मैं जाऊँगा किसके साथ, ऑप्शन बी के साथ, सही है ना। तो बहुत ही सिंपल क्वेरी है, बहुत ही बेसिक क्वेरी है। हमने क्या किया, GB को MB में कन्वर्ट किया, फिर उसको किलो बाइट में कन्वर्ट किया और फिर फाइनली बाइट में कन्वर्ट कर दिया। तो 1024 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3, योर आंसर इज 10 की पावर 9। यानी कि बेटा 1 के आगे 9 जीरो होने चाहिए। तो ये मेरा ऑप्शन यहाँ पे बड़े आराम से मुझको मैच कर गया, ठीक है। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी था। इसके बाद फिर देखते हैं अपनी अगली क्वेरी चेक करते हैं, ठीक है। नंबर 2 पे आई है, इन कंप्यूटर वर्ल्ड ट्रोजन हॉर्स रिफर्स टू, ठीक है। तो ट्रोजन हॉर्स क्या चीज़ होती है, तो ये क्या है बेटा, अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, क्या होता है हमारे सिस्टम में छिप के रहता है। ट्रोजन हॉर्स की कहानी पड़ी होगी छोटे में, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, ये हमारे सिस्टम में सॉफ्टवेयर जो छिप के रहता है और हमारी जो मतलब जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है उनको कलेक्ट करता रहता है। अब वो उसको कब जो है कैसे यूज़ करेगा ये हमको भी नहीं पता। तो जो कैटेगरी होती है मैं आपको बताऊं, ऐसे जितने जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं इनको हम लोग जो है यूजुअली जो एक कॉमन पर्सन है वो किस नाम से कहता है, वायरस, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो
अम्ब्रेला टर्म है, यानी कि जो इन तरह के सारे सॉफ्टवेयर को जो हमको नुकसान पहुंचाने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है, हमको हार्म करने के लिए बनाए जाते हैं, उनके लिए बेटा जो टर्म जो यूज होता है दैट इज मॉलवेयर। मॉलवेयर का जो एक्चुअली जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर। ठीक है, जहाँ पे MAL और वेयर को लेके बनाया जाता है, यानी ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका जो इंटेंशन है यानी जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ नॉट गुड, है कि नहीं। तो ये जो ट्रोजन हॉर्स है, और इसी मॉलवेयर के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं बेटा, वायरस आता है, वॉर्म्स आते हैं, और क्या आते हैं मेनली सबसे नीचे स्पाईवेयर, ये भी आपका जो है इसमें ही आता है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो जो अम्ब्रेला टर्म है वो है मेरा मॉलवेयर, यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, और जो ट्रोजन हॉर्स है ये भी आपका अ टाइप ऑफ मालवेयर ही होता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी मालवेयर। इसके बाद फिर नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3 पे, अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट कंट्रोल हाउ योर कंप्यूटर सिस्टम रन्स एंड प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। यानी कि हमारे सिस्टम को पूरा जो मैनेज करता है पूरे कंप्यूटर सिस्टम को, उस सॉफ्टवेयर को क्या बोला जाता है। तो बहुत ही इजी क्वेरी है, आई होप सब लोग एक बार में इसको आंसर कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, कुछ और भी ऑप्शन दे रखे हैं, कंप्यूटर कहते हैं, ऑफिस कहते हैं, कंपाइलर कहते हैं, तो आप इनको एक बार में बेटा रीड करके समझ सकते हैं कि बाकी ऑप्शन तो नहीं है ना। तो ये भी सिंपल की कैटेगरी में रखूँगा। इसके बाद फिर नंबर 4 पे देखते हैं, अ डैश इज द एप्लीकेशन ऑफ द investigation and analysis techniques to gather and preserve evidence from a particular computing device in a way that is suitable for presentation in court of law। ठीक है, यानी कि बेटा कंप्यूटर को चेक करना, एनालाइज करना, उसमें से इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करना। सपोज कोई भी क्राइम हुआ है, ठीक है, तो क्या करते हैं आज की डेट में बेटा, फ़ोन, लैपटॉप सब कुछ वो लोग कॉन्फिस्केट कर लेते हैं और फिर उसको चेक किया जाता है। तो ये काम कहाँ पे होता है, ठीक है, या ये जो पूरी प्रोसेस है, एप्लीकेशंस हैं, इसको क्या नाम दिया गया है। ठीक है, तो पढ़िए, रोबोटिक्स है, एनिमेशन है, आप समझ सकते हैं ये तो सब नहीं है, साइमुलेशन है। हमको बड़ा क्लियर अपना कट आंसर मिलता है कंप्यूटर फॉरेंसिक्स। ठीक है कि नहीं, फॉरेंसिक्स है, आप सब लोग जानते हैं क्या होता है यहाँ पे। ठीक है, पूरा जो किसी भी क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करना और वहाँ से जितने भी सबूत हैं वो जमा करना। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे भी कंप्यूटर के ऊपर जो ये काम करते हैं दैट इज़ नोन एज कंप्यूटर फॉरेंसिक। नेक्स्ट चेक करिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ W3C। तो बहुत ही बेसिक क्वेरी है, ठीक है, लेकिन साथ में मुझे पता है कि ये इतनी ईजी भी नहीं है, क्यों, क्योंकि चीज़ें याद रखना इज़ नॉट अ ईजी जॉब, है ना। तो लेकिन वैसे अगर आपने पढ़ा हुआ है, कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़े हुए हैं, तो ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। पर होता है कि जब आप यहाँ 4 ऑप्शन देखते हो तो अपने आप ही पढ़ के कंफ्यूज हो जाते हो। W3 तो यानी WWW तक तो सबको समझ में आता है, वर्ल्ड वाइड वेब। तो वहाँ पे उन्होंने आपको बिल्कुल परेशान नहीं किया है। आप देखिए चारों ऑप्शन में वर्ल्ड वाइड वेब ही लिखा है, तो सारी कहानी किसकी है, आखिरी वर्ड की। तो बेटा इसका जो सही आंसर होगा दैट विल बी नंबर 1, दैट इज कंसोर्टियम। ठीक है, तो जो यहाँ पे C है, C स्टैंड फॉर कंसोर्टियम। अगर आपको ये याद है तो क्वेरी बहुत इजी है, नहीं याद है तो फिर आप जानते हैं कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद 1 निबल इज इक्वल टू हाउ मैनी बिट। ठीक है ना, तो आपको पता है सबसे छोटी जो यूनिट है कंप्यूटर में मेमोरी मेजर करने के लिए दैट इज बिट। आपको पता है सबसे जो छोटी जो यूनिट हम लोग यहाँ पे रीड करते हैं, जो पढ़ाया जाता है वो क्या, 1 बिट। इसके बाद क्या होता है बेटा, फिर 4 बिट मेक 1 निबल। ठीक है, और फिर जो 2 निबल्स हैं यानी कि 8 बिट। अगर मैं बात करूं 8 बिट की तो ये क्या बन जाता है, 2 निबल, और 2 निबल इज इक्वल टू 1 बाइट। ठीक है, तो यहां से कहानी शुरू होती है बाइट की। ठीक है, तो ये जो जितनी भी यहां पे लिखी गई है यूनिट, निबल है, बिट्स हैं, ये सब क्या है, बाइट से छोटी यूनिट है। ठीक है, एक सिंगल 0 या 1 मेमोरी में इज नोन एज अ सिंगल बिट। तो यहाँ पे जो क्वेरी है बहुत ही ईजी है, 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट। ओके, तो हम लोग जाएंगे किसके साथ, अपने फर्स्ट ऑप्शन के साथ। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर 7 पे,
व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ अ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी। आपको पता है जब भी आप कोई अपना एक ऐप ओपन करते हो या कई जो है साइट्स हैं वहाँ पे जब आप एंट्री लेते हो, ठीक है, या कोई सपोज आप अपनी किसी बैंकिंग साइट पे जा रहे हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने, तो आपको पता है सबसे पहले हमसे यूज़र नेम एंड पासवर्ड मांगते हैं। तो कहने कि ये जो यूज़र नेम पासवर्ड लेके ये जो चेक करके फिर उसके बाद आपको एंट्री मिलती है, इस प्रोसेस को यहाँ पे बोलते क्या हैं। तो बहुत ही ईजी है। देखिए पहला जो थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन बिगड़ गया है बोर्ड के ऊपर, और लीजिए, और यही वर्ड लिखा भी है कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना, ऑथेंटिकेशन, एक्सेसिबिलिटी एंड लॉगिंग, ठीक है। तो मुझे पता है कई लोग जाएंगे लॉगिंग के साथ कि भाई हम लॉगिन कर रहे हैं, ठीक है, वो तो ठीक है, लॉगिन तो कर रहे हो, वो तो हमें पता है कि आप लॉगिन करना चाह रहे हो, लेकिन ये जो यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के जो लॉगिन करते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो इसका जो आंसर है दैट इज़ बी, ऑथेंटिकेशन, ठीक है। आई होप ये ज़्यादातर लोग सही करेंगे, लेकिन मुझे पता है कि आप में से कई लोग फोर्थ ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे जो कि रॉन्ग है, ठीक है ना। तो जो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नंबर 8, अ टेक्निक यूज्ड बाय कोड्स टू कन्वर्ट एन एनालॉग सिग्नल टू अ डिजिटल बिट स्ट्रीम। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में जो कन्वर्ट करते हैं, इस प्रोसेस को पूछ रहे हैं क्या नाम दिया जाता है। तो इसको हम लोग पल्स कोड करके कुछ है, हाँ ये है पल्स कोड मॉड्यूलेशन, ठीक है। ऑप्शन ए के साथ आपको जाना है। जब आप ये पढ़ते हो यहाँ पे, तो वहाँ पे आपको ये पता चलता है कि कैसे ये सारी प्रोसेस होती हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, तो अभी देखिए सब थियोरेटिकल बातें हो रही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ड्रीम वीवर, मैकेफे, फ्लैश एंड ओरेकल। तो बहुत ही ईजी है क्योंकि सबका सुना हुआ है कि भाई कंप्यूटर में एंटीवायरस के नाम पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मैकेफे का यूज़ करते हैं, है ना। तो ये वाली क्वेरी भी बहुत ईजी है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज़ ई कॉमर्स। तो देखिए ई कॉमर्स की डेफिनेशन आपसे जानना चाहते हैं कि भाई ई कॉमर्स क्या होता है। तो चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए ध्यान से। बाइंग एंड सेलिंग कंप्यूटर प्रोडक्ट, यानी कि कंप्यूटर प्रोडक्ट को खरीदना बेचना, अपनी शॉप खोल लो और सेल करो, तो इसको ई कॉमर्स कहते हैं। नो, आपको पता है कि ई कॉमर्स का मतलब क्या है बेटा, कि जो प्रोडक्ट्स को सेल करना कैसे ऑनलाइन, ठीक है। और खाली प्रोडक्ट नहीं, मे बी कि आप जो है जैसे ओला है, उबर है, यानी जो सर्विसेज हैं वो भी आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बाइंड एंड सेलिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज नॉट फाउंड इन स्टोर, कहने कि जो सामान दुकान में नहीं मिलता है वो अगर आप बेचना शुरू कर दो तो उसको जो है ई कॉमर्स कहते हैं। गुड, बाइंग एंड सेलिंग इंटरनेशनल गुड, यानी कि बोले कि जो हिंदुस्तान में नहीं मिल रहा है बाहर मिल रहा है। तो ये सारे फालतू के ऑप्शन है। लास्ट वन चेक करिए, बाइंग एंड सेलिंग द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट, दैट इज द करेक्ट वन, ठीक है कि नहीं, कि हम लोग अपना जो प्रोडक्ट्स को और जो सर्विसेज हैं जब इनको ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के ऊपर जब सेल करते हैं, साइट बना के, अपनी ऐप बना के, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज ई कॉमर्स, ठीक है। और देखिए फिर कंप्यूटर रिजोल्यूशन मीज़र, बोले कि भाई कंप्यूटर जब लेने जाते हैं, टीवी लेने जाते हो, तो क्या बात होती है कि या फ़ोन भी खरीदते हैं तो उसका रिजोल्यूशन कितना है। तो कह रहे क्या मतलब होता है इसका, कि मतलब कितना बड़ा मॉनिटर है, कितनी बड़ी हमारी स्क्रीन है, या मतलब ये क्या है। तो यही देखिए शेप ऑफ स्क्रीन ऑप्शन दे रखा है, साइज ऑफ स्क्रीन, पर यहाँ पे जो वर्ड काम आता है वो क्या आता है हमारे, पिक्सल, ठीक है ना, यानी कि हाउ मैनी डॉट्स आर देयर ऑन दैट स्क्रीन, ठीक है। तो ये जो पिक्सल है वो नंबर ऑफ डॉट हैं, जितने ज़्यादा डॉट होंगे पिक्चर उतनी ज़्यादा क्लियर होगी, पिक्सल जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा हमारे क्या होता है, मॉनिटर का जो रिजोल्यूशन होता है अच्छा होता है, पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी मिलेगी आपको। और जितने नंबर ऑफ पिक्सल कम होंगे उतने ही कम ये सपोर्ट करेगा कलर, और उसका जो रिजोल्यूशन है यानी जो पिक्चर क्वालिटी है वो भी पुअर होगी, है ना। इसके बाद फिर देखिए नंबर 12 पे, इन नेटवर्किंग टर्मिनोलॉजी यूटीपी मीन्स, है ना। तो ये एक थोड़ी सी हट के क्वेरी थी। हालांकि जब आप नेटवर्किंग पढ़ते हो और उसमें आपको पढ़ाई जाती है नेटवर्किंग डिवाइसेस, तो ये टर्म आता है, पर अगर आपको याद रह जाए तो टाइम तक। तो देखिए क्या क्या ऑप्शन दिए हैं, यूनिक टीएस, टेफ्लॉन पोर्ट, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, यूनिफॉर्मली टर्मिनेटिंग पोर्ट एंड अनशील्डेड टी कनेक्टर पोर्ट। तो बेटा इसका जो आंसर है दैट इज B1, ठीक है, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है ना। ट्विस्टेड पेयर केबल जो हम लोग देखते हैं अपने घरों में, और जो अनशील्डेड होती यानी ऊपर से
कवर्ड नहीं होती हैं। देखते हैं ना जो वायर होते हैं दो, पर उसके ऊपर एक आउटर कवर भी होता है। अगर वो आउटर कवर ना हो, केवल दो वायर हों, ठीक है, तो दैट इज नोन एज अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। इसके बाद व्हाट इज अ फायर वॉल इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। कह रहे हैं कि जो कंप्यूटर में फायर वॉल होता है वो किस लिए होता है। तो देखिए फायरवॉल का काम क्या होता है, एक्चुअली इट वर्क लाइक अ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। यानी कि कोई भी अनऑथोराइज जो है प्रोग्राम है या कोई अनऑथोराइज यूज़र है, अगर वो आपके जो कंप्यूटर सिस्टम के इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहता है तो ये उसको रोकता है। तो बेटा ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो क्या करता है कि किसी भी अनऑथोराइज्ड एक्सेस को प्रिवेंट करने में काम आता है ना। तो आप सिंपली अपना ऑप्शन यहाँ पे चेक कर लीजिए। तो बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। द फिजिकल बाउंड्री, ये क्या होता है फिजिकल बाउंड्री, है ना। एन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, अ सिस्टम डिजाइन टू प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड एक्सेस, ठीक है ना। तो बस यही मेरा ऑप्शन है और मुझे आगे पढ़ना ही नहीं है, ठीक है ना। तो जो नंबर 3 है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, अ सिस्टम डिजाइन टू प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड एक्सेस। जैसा मैंने पहले बताया कि इसका मेन जो जॉब होता है वो यही होता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर 14। नंबर 14 पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर फॉर साइंटिस्ट एंड मैथमेटिकल, ठीक है, एंड फॉर मैथमेटिशियन। ओके, कह रहे कि साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन इनमें से कौन सा ऐप या जो है सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। तो देखिए कई दिए हैं, एज दिया हुआ है। एज तो हमारा वेब ब्राउज़र होता है। MS एक्सेल तो हर आदमी यूज करता है। मैं साइंटिस्ट और मैथमेटिक्स में क्या मतलब है ना, आपको पता है सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला MS ऑफिस का सॉफ्टवेयर है। एडा भी एक अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, जो कोई भी यूज़ कर सकता है। पर देखिए यहाँ पे एक जो नाम शायद आपने कभी सुना हो, दैट इज़ मैटलैब, ठीक है ना। मैटलैब जो है आपका एक जो सॉफ्टवेयर है जो मेनली साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियन यूज़ करते हैं। और इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है, मैट्रिक्स लेबोरेटरी। इसकी जो फुल फॉर्म है बेटा कंप्लीट, वो ये होती है, ठीक है, मैट्रिक्स और लेबोरेटरी। तो इसका जो यहाँ से इन्होंने 3 लिए हैं कैरेक्टर, मैट और यहाँ से लिया है लैब, ठीक है। तो ये आपके सॉफ्टवेयर का नाम होता है जो साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियन यूज़ करते हैं। अ वायरलेस टेक्नोलॉजी बिल्ट इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज्ड फॉर एक्सचेंजिंग डेटा ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। कह रहे हैं कि जो हम लोग यहाँ पे ब्लूटूथ, एक्चुअली इसका आंसर ही है ब्लूटूथ की, जब थोड़ी दूरी के लिए हमको यहाँ पे कोई वायरलेस टेक्नोलॉजी डेटा ट्रांसफ़र करना है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, तो हमारे लिए क्या काम आता है बेटा, ब्लूटूथ काम आता है, जो कि आपको पता है सारी डिवाइसेस में, चाहे मोबाइल हो लैपटॉप हो, सब में हमारे पास होता है। इसके बाद फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेरी, फुल फॉर्म ऑफ URL। तो ये भी बहुत ही इजी क्वेरी है, आई होप इसका आंसर सबको आता ही होगा। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, है ना ये। और यहाँ पे भी देखिए वो लोग यही कर रहे हैं, आखिरी वर्ड पे खेलते हैं आपके साथ, ठीक है ना, यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक, ठीक है। तो ये सब गलत है, ठीक है, लिंक तो होता ही नहीं है कहीं पे, क्या होता है, लोकेटर होता है, ठीक है। तो ये है आपका जो करेक्ट आंसर, दैट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, जो क्या करता है किसी भी वेबसाइट का जो एड्रेस है ये उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और इसी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, URL, ठीक है। फिर क्या है, हु इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। तो आई होप कि ये सबसे सिंपल क्वेरी थी पूरे पेपर में कि भाई कंप्यूटर के फादर कौन है, चार्ल्स बेबेज, सबको नाम पता है, ठीक है। तो आपको कुछ करना ही नहीं है यहाँ पे। देखिए एक और नाम दिया हुआ है, क्या नाम है, स्टीव जॉब्स। तो आपको पता होगा ये कौन है बेटा, फाउंडर ऑफ एप्पल मोबाइल, है ना। तो ऐसे कई लोगों के नाम दिए, टिम बर्नर्ली, ठीक है। तो ये सब नाम है, पर यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक सिंपल सा स्ट्रेट आंसर है यहाँ पे। व्हाट इज यूज टू मेक कंप्यूटर चिप, कहने कि कंप्यूटर चिप को बनाने के लिए क्या यूज़ करते हो, ठीक है, कॉपर यूज करते हो, यानी तांबा यूज कर रहे हो क्या, स्टील, लोहा, सिलिकॉन, आयरन, तो ये सब चीज़ें हैं ना। तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका, सिलिकॉन यूज़ होता है, जो मटेरियल यूज़ होता है चिप्स को बनाने के लिए। आई होप इसका भी पता होगा आप सबको, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, एन इलेक्ट्रॉनिक पाथ दैट सेंड सिग्नल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ कंप्यूटर टू अनदर। लेकिन कंप्यूटर में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में सिग्नल जो भेजने के लिए जो पाथ यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो लॉजिक गेट कहते हैं, बस कहते हैं, मॉडेम कहते हैं, सीरियल पोर्ट कहते हैं। तो ये देखिए ये सारी चीज़ें बाहर की होती हैं, अंदर के 2 आइटम हैं,
ठीक है, पर ये चिप पे यूज़ होते हैं, ठीक है ना। पर सिग्नल भेजने के लिए जो हम लोग बेटा यूज़ करते हैं, इस पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, बस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, जब हम लोग कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं, ठीक है। नंबर 20 पे देखिए, अ डिवाइस यूज्ड फॉर वीडियो गेम्स, साइमुलेटर्स, ट्रेनिंग साइमुलेटर्स एंड फॉर कंट्रोलिंग इंडस्ट्रियल रोबोट। कह रहे हैं कि जो रोबोट्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, या जब आप जो है बाइक चलाना, कार चलाना सीखते हो, किसी कार ट्रेनिंग सेंटर में जाते हो तो वो एक सामने मॉनिटर लगा होता है, बैठा देते हैं, चलाइए, ठीक है। तो कह रहे हैं कि वहाँ पे इन सारे ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करने के लिए जो डिवाइस यूज़ होती है, हैंड हेल्ड डिवाइस, उसको क्या नाम है, तो बहुत ही ईजी है। और वीडियो गेम में भी यही यूज़ होता है, तो ये हम लोग खूब अच्छे से पढ़ाया जाता है, दैट इज़ नोन एज जॉयस्टिक, ठीक है। इसका जो आंसर है दैट इज़ जॉयस्टिक, जो क्या करता है, ऑन मॉनिटर ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करने में, होल्ड करने में हमें हेल्प करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कीज ऑन अ कंप्यूटर कीबोर्ड। तो भैया कंप्यूटर जब आप यूज करते हो, लैपटॉप है, पीसी है, कुछ भी है, यानी जो कीबोर्ड पे होता है उसमें जो फंक्शन कीज हैं, यानी F1, F2, F3, जो सबसे टॉप रो देखते हो, वो कह रहे हैं कितनी होती, कहाँ तक होती हैं। F1 से स्टार्ट होती है, जाती कहाँ तक है। तो कभी ध्यान दिया आप लोगों ने? तो अगर ध्यान दिया है तो आपके लिए बहुत ही ईजी आंसर है, कितनी होती हैं, 12, ठीक है। हमारे पास जो फंक्शन कीज होती हैं वो F1 से लेके F12 तक होती हैं, एंड दे आर यूज फॉर स्पेशल पर्पज, है ना। अलग अलग काम होते हैं अलग अलग कीज के, और इनको हम लोग कई बार प्रोग्राम भी कर सकते हैं अपनी प्रोग्रामिंग में। विच टेक्नोलॉजी कंपनी हैज लॉन्च्ड अ न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड स्टार्टअप स्कूल, ठीक है ना। तो बेटा ये जो बड़ी बड़ी जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं वो क्या करती हैं, अलग अलग जो कंट्रीज़ होती हैं, पुअर कंट्रीज़ होती हैं, वहाँ पे एजुकेशन के लिए अलग अलग जो है क्या करते हैं, लोग नए प्रोग्राम्स लाते रहते हैं, ठीक है। तो उन जैसे अमेज़न है, इनका अपना प्रोग्राम चलता है, माइक्रोसॉफ्ट वाले तो जानते ही हो, वो तो पूरे वर्ल्ड में घूमते रहते हैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए, है ना। तो ऐसे बेटा ये जो प्रोग्राम है ये किसका है, गूगल का है। तो ये थोड़ी क्वेरी टफ है, क्यों, क्योंकि अगर आपने ये पढ़ी हुई है, क्योंकि ये एक तरह से जीके की क्वेरी हो गई है ना, कि अगर आपने पढ़ा हुआ है, न्यूज़ सुनी हुई है, कहीं देखा हुआ है, तब तो आपको इसका आंसर पता होगा, वरना फिर कुछ नहीं कर सकते, है ना। नेक्स्ट आइए, देखिए, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इज डेवलप्ड बाई। तो बहुत ही ईजी क्वेरी है, मैक के बारे में सब जानते हैं, ये किसका है, एप्पल का है। आपको कोई ऑप्शन देखना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि बाकी जो सैमसंग वगैरह अपने ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाती हैं। IBM ने भी पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर बनाया था, इनका भी ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई लेना देना ही नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ने जरूर बनाए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे, पर इनका आप एक तो नाम सभी लोग जानते हैं, दैट इज़ विंडोज़, ठीक है। उसके पहले इनके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो क्या था, इनका डॉस, ठीक है। तो सबसे फेमस तो हमारा कौन है, माइक्रोसॉफ्ट ही है, लेकिन यह है कि एप्पल जो लोग यूज़ करते हैं उनको पता होना चाहिए कि मैक था। विच टर्म इज रिलेटेड टू डेटाबेस, कह रहे हैं कि डेटाबेस की जब आप बात करते हो तो इनमें से कौन सा नाम याद आता है, जावा है, असेंबली लैंग्वेज है, PHP है, ओरेकल है। तो अगर आपको थोड़ी सी भी सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा सा भी ज्ञान है, नॉलेज है, तो आंसर भी बहुत ही क्लियर है, ओरेकल, ठीक है ना। ओरेकल जो सॉफ्टवेयर है वो आपका पूरा DBMS यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए ही यूज़ होता है, और वो इसी एक चीज़ के लिए फेमस है हमेशा से, है ना। फिर हाँ, आप देखिए 25 पे आके अब हम लोग कहाँ, कंप्यूटर फंडामेंटल से बाहर निकले हैं, ठीक है। और अब कहाँ पहुँच गए हम लोग, अपने नंबर सिस्टम की एक क्वेरी आ गई है, ठीक है। क्या पूछा उन्होंने कि द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5, एक नंबर है सिंपल 5, कह रहे हैं कि 5 का बताइए टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो देखिए, अगर आपने नंबर सिस्टम पढ़ा है, डेटा रिप्रेजेंटेशन आपको याद है, तो आपको याद होगा ना कि देखिए वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट, ये तो किन का होता है, नेगेटिव नंबर का, ठीक है। जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उनका साइन मैग्नीट्यूड, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट सब एक ही तरह का होता है, सब में एक ही तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक है। टूज कॉम्प्लीमेंट तो हम नेगेटिव नंबर का निकालते हैं। तो ये तो नंबर मेरा पॉजिटिव है बेटा, +5। अच्छा, यहाँ जो दिए गए हैं चारों ऑप्शन, जो आंसर दिए गए हैं वो 4 बिट के, तो आपको बस खाली करना क्या है कि +5 को लिख लेना है 4 बिट के अंदर। तो बेटा 5 को आप क्या करोगे, बाइनरी में कर लोगे कन्वर्ट, ठीक है ना। तो ये देखिए, हम इसको बाइनरी में 2 से डिवाइड करिए, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0, और 2 0 जा 0, रिमाइंडर 1। तो ये मेरा देखिए 5 का
जो बाइनरी इक्विवेलेंट आया वो कितना आया 101, पर हमें अपना आंसर देना है 4 बिट में, तो एक जीरो और बढ़ा दीजिए। तो ये मेरा आ गया आंसर, ठीक है, कि 5 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट है वही बेटा मेरा आंसर है, ठीक है। अगर ये -5 होता तो मैं इसका 2's कॉम्प्लीमेंट करता, यानी सारे जीरो को 1, 1 को जीरो में कन्वर्ट करता और इसमें 1 ऐड कर देता, है ना, तो मेरा आंसर बन जाता, ठीक है। यानी ये देखिए क्या करते, अगर ये होता मेरा -5 तो मैं अभी इसको क्या करता, वापिस अभी इसका मैं 2's कॉम्प्लीमेंट करता, 1 0 1 0 और फिर मैं इसमें 1 और ऐड करता, तो मेरा आंसर आता 1 0 1 1, ठीक है। और ये देखिए बेटा पहला ऑप्शन भी उन लोगों ने यही दे रखा है 1 0 1 1, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है, मेरी बात समझिएगा। ये जो ऑप्शन है 1 0 1 1 उन्होंने जानबूझ के दे रखा है, क्योंकि वो जानते हैं कि कई लोग ये काम करने वाले हैं कि वो क्या करेंगे, 5 का बाइनरी निकालेंगे, उसका 2's कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2's कॉम्प्लीमेंट पूछा है। पर ध्यान रखना बेटा 5 का 2's कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, क्योंकि उन लोगों ने +5 दिया हुआ है ना। तो आपको ये सब काम तो करना ही नहीं है, 2's कॉम्प्लीमेंट करना ही नहीं है, ठीक है ना। आपको बस खाली सीधे सीधे अपने 5 का बाइनरी लिख देना है, ठीक है। तो क्या आंसर होगा 0 1 0 1। तो ऑप्शन ए नहीं, आपको जाना है ऑप्शन बी के साथ, ठीक है। अगर -5 होता तो हम जाते द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर, और ये नंबर दिया हुआ है, इसको पहले जरा मैं नोट कर लेता हूं। दिया हुआ है 0001 001 01 00। कहा है कि बेटा ये एक बाइनरी नंबर है, इसका ज़रा मैं ऑक्टल बता दीजिए। तो हमने आपको बता रखा है कि इन सब कामों के लिए आपको पता है जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, पहले पूरे नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करो, फिर जो आएगा रिजल्ट उसको 8 से डिवाइड करके ऑक्टल में करो। इतनी लंबी प्रोसेस में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्या करिए, मैंने जो सिखाया था आपको कि बस आपको क्या करना है, इसको 3-3 का जो ग्रुप है उसमें डिवाइड कर लेना है, बस आपको अपना आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए 3-3 के ग्रुप में डिवाइड करिए, ये कितना हो गया 1004 010 कितना होता है 2 होता है, 010 2 होता है, और ये तो 0224, ठीक है। तो देखिए 2 to 4 आंसर कहीं मिल रहा है, ये है आपका, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। हमने कहा था कि टेबल यूज़ करेंगे, शॉर्टकट 3-3 के पेयर में कन्वर्ट करिए और उसको वापस डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो आपको अपना आंसर बड़े आराम से शॉर्टकट में मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए द 10th कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नंबर 455, ठीक है। तो 10th कॉम्प्लीमेंट पूछा इन्होंने, तो आप क्या करोगे, पहले इसका 9th कॉम्प्लीमेंट निकालो, ठीक है। हमने कहा कि भाई पहले हमको 9th कॉम्प्लीमेंट बताओ इसका। नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट ऑफ 455, कैसे निकालने वाले हो, 999 में से 455 को माइनस कर दो, ठीक है। देखो क्या आंसर आता है 445, ठीक है। अब क्या करना है, पर हमको ये थोड़ी निकालना था 9th कॉम्प्लीमेंट, हमको तो क्या निकालना है 10th कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए कहा गया है। तो आप 10th कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे, 455 का है कि जो 9th कॉम्प्लीमेंट जो आया है ना उसमें 1 ऐड कर दीजिए, 544 में 1 ऐड कर दीजिए, तो क्या आंसर आ जाएगा 545। ये बेटा मेरा 10th कॉम्प्लीमेंट है। तो क्या किया आपने, पहले निकाला 9th कॉम्प्लीमेंट और जो आया रिजल्ट 544 उसमें 1 ऐड कर दिया, तो आ गया कितना 545, और यही मेरा आंसर है। तो ऑप्शन सी विल बी योर आंसर, ठीक है। देखिए 544 दिया है, 545, 546, 543, देखिए एक सीरियल से नंबर दिए हैं कि भैया कुछ ऐसा ही आएगा, है ना। तो 545 विल बी योर आंसर। फिर आइए देखिए क्या पूछा है, द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 0.101 बाइनरी 2 के बेस पे विल बी। तो भैया 0.101 को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है ना। तो आपको पता है यानी क्या होगा, यहाँ पे जो मार्किंग होगी ये सब आपको सिखाया गया है, -1 -2 -3 ऐसे यहाँ पे मार्किंग होगी, और फिर सबको सॉल्व कर लीजिए। 1 × 2 रेज़ की पावर -3, 0 × 2 रेज़ टू द पावर -2, और ये क्या हो जाएगा 1 × 2 रेज़ टू द पावर -1। अब आप इसको आराम से सॉल्व कर लीजिए।
1 इंटू 1/8, ठीक है ना। पॉजिटिव पावर करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ये तो 0 है तो इसको छोड़ ही दीजिए। 1 इंटू 1/2, ये कितना हो जाएगा 0.125। ये तो सॉल्व ही नहीं करना है क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। और 1/2 कितना हो जाएगा 0.500। तो बेटा आंसर आएगा 0.625, ठीक है ना। तो देखिए 0.625 है फ्रैक्शनल पार्ट का, यस, ठीक है। तो ये मेरा जो बी वाला आंसर है ये हो जाएगा। तो अगर आपने नंबर सिस्टम में काम किया हुआ है और फ्रैक्शनल नंबर को कन्वर्ट करना सीखा है तो बहुत ही इजी क्वेरी है ना। इसमें कुछ आपको ज़्यादा मेहनत करने के लिए नहीं थी। इसके बाद अब हम लोग कहाँ पे आ गए, बूलियन में आ गए, ठीक है। बूलियन में आ गए हैं। क्या पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, कहने कि इनमें से कोई एक स्टेटमेंट है जो रॉन्ग है। तो जरा देख लेते हैं भाई क्या क्या है। पहला दिया हुआ है एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू एक्स, सही है, ये तो आपका है ना, क्या है, कम्यूटेटिव लॉ है। एक्स डॉट वाई इक्वल टू वाई डॉट एक्स, ये थोड़ा सा अगली लाइन पे चला गया है, वाई डॉट एक्स। तो ठीक है, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी ओके है, ठीक है, ये भी हमारा लॉ होता है। एक्स प्लस एक्स बार इक्वल टू 1, ये दिखा, ये भी सही है। और एक्स डॉट एक्स बार इक्वल टू 1, ये गलत है बेटा, ठीक है ना। एक्स डॉट एक्स बार इक्वल टू 1, ये बिल्कुल गलत है। कैसे कि बेटा सपोज अगर एक्स डॉट एक्स बार अगर 1 है तो प्रॉब्लम क्या होगी कि सपोज अगर एक्स की वैल्यू 1 है तो एक्स बार कितना होगा 0। तो 1 को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 आएगा, ठीक है ना, 1 नहीं आएगा कभी भी। तो ऐसा नहीं होता है कि कभी भी कॉम्प्लीमेंट ऐड कर दो तो हमेशा आंसर बेटा 0 आता है, कभी भी 1 नहीं आता है। तो ये लॉ जो बताया इन्होंने नंबर सी वाला, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग, ठीक है। तो बूलियन की बहुत ही बेसिक क्वेरी दी है। द बूलियन एक्सप्रेशन a प्लस बी सी इज द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ, ठीक है ना। कह रहे हैं कि a प्लस बी सी आंसर लेके आना है, इनमें से किसका आंसर आएगा। तो अब आप यहाँ पे देखिए, ट्राई करिए जल्दी, ए बी प्लस ए सी, यहाँ तो अगर आप b कॉमन निकाल लोगे तो क्या बचेगा, a प्लस सी बचेगा। तो ये मेरा आंसर नहीं है। सेकंड पे आते हैं, a प्लस बी ए प्लस सी, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, a प्लस बी ए प्लस सी, तो हमको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, a डॉट ए प्लस ए सी प्लस अब ए बी और प्लस बी सी, ये आया, ठीक है कि नहीं। अब इसमें क्या होगा, ये एक a ड्रॉप कर दीजिए, बाकी ये जो 3 है इसमें से a कॉमन निकाल लीजिए। तो क्या क्या बचेगा, 1 प्लस सी प्लस बी प्लस बी सी, ये आपका पूरा 1 हो जाएगा, ड्रॉप कर दीजिए। बाकी क्या बचा आपके पास, a प्लस बी सी, ठीक है। तो ये देखिए, जब मैं सेकंड वाले को बेटा जब यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ अपनी सेकंड एक्सप्रेशन को, तो मुझको बड़े आराम से यहाँ पे आंसर मिल जा रहा है a प्लस बी सी। बाकी तो और कहीं कुछ नहीं हो रहा है। ये भी करोगे तो क्या आएगा, ए बी और बी सी, है ना। तो यहाँ पे भी कुछ कॉमन नहीं निकाल पाएंगे। यहाँ पे भी ए सी प्लस बी सी, तो यहाँ पे भी कॉमन नहीं निकल रहा, केवल एक यही है। इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमें अपना आंसर मिल रहा है a प्लस बी सी। तो थोड़ी सी मेहनत करवाएगा ये, है ना। ये वाली जो क्वेरी थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, है ना, लेकिन ये है कि थोड़ी सी एक अच्छी क्वेरी आई, एक स्टैंडर्ड क्वेरी आई। द एक्सप्रेशन फॉर एन एक्सॉर गेट इज, ठीक है, एक्सॉर गेट, ठीक है, ए एक्सॉर बी, ठीक है। क्या होता है बेटा, ए बार बी प्लस ए बी बार, ये हम लोग सिखाते हैं आपको, ठीक है। तो देख लो, पहला ही ऑप्शन मुझे लग रहा है ना, पहला ही ऑप्शन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। तो बहुत ही बेसिक क्वेरी थी। व्हाट इज द हाई स्पीड मेमोरी बिटवीन द मेन मेमोरी एंड द सीपीयू, कह रहे हैं सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में कौन सी मेमोरी होती है जो बहुत फास्ट होती है, कैश मेमोरी होती है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है, कहीं आपको ज़्यादा जो है भागने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये जो एक मेन मेमोरी, क्योंकि जो रैम होती है बेटा वो हमारे प्रोसेसर के इक्वल फास्ट नहीं होती है, तो क्या होता है बीच में हम लोग एक कैश मेमोरी का यूज करते हैं। जो भी ट्रांजैक्शन करता है प्रोसेसर वो रैम से डायरेक्ट नहीं करता, वो कैश मेमोरी से करता है, ठीक है। तो कैश मेमोरी जितनी ज़्यादा होती है या जितनी फास्ट होती है उतना ही हमारा जो भी डिवाइस है, आपका मोबाइल है या लैपटॉप है या पीसी है, वो उतनी ही तेज़ काम करेंगे जितनी आपकी कैश मेमोरी आपकी एफिशिएंट होगी। अब देखिए, थोड़ा सा मेमोरी एड्रेस कैलकुलेशन के ऊपर बात कर रहे हैं। ये
कह रहे हैं इफ m डिनोट दैट नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन एंड n डिनोट द वर्ड साइज देन एन एक्सप्रेशन दैट डिनोट द स्टोरेज कैपेसिटी। तो आपसे फॉर्मूला पूछना चाहते हैं, कह रहे हैं कि हमको मेमोरी दे दी गई है m, ठीक है, m मेरी मेमोरी है, मेमोरी बताई है उन्होंने कि जो मेमोरी की जो लोकेशंस हैं वो m है, और इसके बाद क्या बताया गया है, वर्ड साइज बताया गया है, यानी एक जो है मेमोरी का साइज कितना है, वर्ड साइज है कितना n। तो कह रहे हैं कि बताओ टोटल मेमोरी कैसे कैलकुलेट होगी। तो बहुत ही ईजी है, हम लोग क्या करेंगे m इंटू n, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है, बहुत ईजी। तो देख लीजिए कोई दिया है इसमें, हाँ पहला ही दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। m इंटू n आप करोगे तो आपको अपने मेमोरी कैपेसिटी मालूम पड़ जाएगी कि आप कितनी जो है डेटा स्टोर कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर कैन अ कंपाइलर चेक, सिंटैक्स एरर ये तो चेक करता ही करता है भाई, उसका काम ही मेन यही है कंपाइलेशन में कि टू चेक वेदर अ स्टेटमेंट इज रिटन करेक्टली और नॉट, है ना। तो सिंटैक्स एरर की तो काम है सारा। लॉजिकल एरर बेटा कोई कंपाइलर नहीं चेक कर सकता है ना। देखिए लॉजिकल क्या होती है एरर, कि आपको निकालना है एरिया, ठीक है, सपोज किसी रूम का एरिया निकालना है रेक्टेंगल का सॉरी, तो जो फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू विड्थ, आपने क्या लिख दिया, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, आपने वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दिया। तो अब बेटा जब कंपाइलर चेक करेगा तो उसको क्या पता है तुम क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हो, उसने तो क्या देखा कि हाँ सही लिखा है। पर ये लॉजिकल एरर है ना, कि जब आप अपना प्रोग्राम चलाओगे तो वो वॉल्यूम दिखाएगा, एरिया तो शो करेगा नहीं, है ना। तो ये लॉजिकल एरर है, ये कोई नहीं आपका कैच कर सकता, ये तो केवल आप ही को पकड़नी पड़ेगी। तो लॉजिकल एरर कंपाइलर चेक नहीं करते हैं, कोई भी इंटरप्रेटर कंपाइलर नहीं चेक करता। बोथ लॉजिकल एंड सिंटैक्स एरर बिल्कुल गलत है, क्योंकि लॉजिकल तो चेक नहीं कर सकता, ठीक है ना। और कंपाइलर कैन नॉट चेक एरर, ये तो रॉन्ग है, इसका काम ही बेचारे का यही है एरर पकड़ना। तो 3 ऑप्शन चले गए, जो सही आंसर है वो क्या होगा, आपका ए होगा, ठीक है, कि जो मेन जॉब है कंपाइलर का टू चेक द सिंटैक्स एरर, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए, विच फीचर ऑफ ऊप इंडिकेट द कोड रीयूजेबिलिटी। आपने एक बार कोड लिख दिया, अब वो बार बार यूज हो सकता है, ठीक है ना। तो ये आपको कहाँ मिलेगा, डेटा एब्स्ट्रैक्शन में बिल्कुल नहीं, पॉलीमॉर्फिज्म में देखिए नाम तो एक होते हैं फंक्शन के, पर सबके कोड अलग अलग होते हैं, याद रखिए। तो यहाँ पे कोड रीयूजेबिलिटी की बात नहीं हो रही है। एनकैप्सुलेशन टू कीप ऑल द थिंग्स एट वन प्लेस, दैट फीचर इज नोन एज एनकैप्सुलेशन, है ना। तो इसका भी कोड रीयूजेबिलिटी से कोई मतलब नहीं है। अगला देखते हैं इनहेरिटेंस, ये काम की चीज़ है। जानते हैं ना क्या होता है, पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लासेज होती हैं, सुपर क्लासेज एंड डेराइव्ड क्लासेज होती हैं, और जो चाइल्ड क्लासेज हैं वो क्या करती हैं, अपने पेरेंट क्लास के डेटा को, मेथड को अपनी बॉडी में रीयूज़ कर सकती हैं, कितनी बार भी कर सकती हैं। आपके 4 चाइल्ड हैं, वो पेरेंट के एक फंक्शन को अपनी बॉडी में यूज़ कर सकते हैं, यानी एक कोड 4 जगह अलग अलग जगह यूज़ हो सकता है। तो ये हमें देता है क्या, फीचर ऑफ रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड। तो अगर आप इनहेरिटेंस पढ़े होंगे कहीं पे तो आपको ये फीचर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो रीयूजेबिलिटी आपको मिलेगी इनहेरिटेंस के अंदर। नेक्स्ट देखिए, इंटरनेट वर्क ऑन पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग, बोथ पैकेट एंड सर्किट स्विचिंग, डेटा स्विचिंग। तो ये बेटा अलग अलग टेक्निक हैं जो डेटा हमारा ट्रांसफ़र होता है ऑन एयर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी टेक्निक यूज़ हुई हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, लेकिन आज की डेट में जो हम लोग यहाँ पे जो टेक्निक यूज़ करते हैं उसको क्या नाम दिया गया है, पैकेट स्विचिंग। यानी कि पैकेट के फॉर्म में डेटा वन प्लेस टू अनदर मूव करता है, लाइक कुरियर, जो हमारे घर में जो पैकेट्स आते हैं, और वो सारे पैकेट एक जगह जमा किए जाते हैं, तब एक हमारा डेटा या इंफॉर्मेशन फॉर्म होती है, ठीक है। ये पूरी एक प्रोसेस है जो हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं आगे चल के। फिर आइए उल्लो, अब आ गई सी लैंग्वेज का थोड़ा सा काम दे दिया उन्होंने, एक छोटा सा प्रोग्राम दे दिया है, कहा है कि भाई जरा देखिए क्या है, व्हाट विल बी द वैल्यूज फॉर ए एंड सी आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग कोड, ठीक है। तो कह रहे हैं ए और सी का बताइए क्या होगा, ठीक है। तो ए और सी की वैल्यूज बतानी है, तो चलिए नोट कर लेते हैं पहले क्या है सीन। तो ये ए है, ये सी है। तो बोला है कि ए की वैल्यू है 10 और बी की वैल्यू है 5 और सी की वैल्यू 10 है। तो हमें ए और सी की वैल्यू बतानी है, ये हम यहाँ पे बी को भी नोट कर लेते हैं, बी की वैल्यू 5 है,
ठीक है, तो आइए चेक करते हैं। कोड दिया है, ये है सिंपल सा कोड है, इतना 4 लाइन का, छोटे बच्चों वाला। क्या ए बी से बड़ा है? चेक कर लीजिए। क्या 10 5 से ग्रेटर है? यस, बिल्कुल सही बात है। क्या ए सी से छोटा है या इक्वल है? देखिए यहां पे लेस देन और इक्वल, तो बेटा ए सी से छोटा तो नहीं है बट इक्वल तो है, ये 10 और 10, तो यानी ये बात भी सही है। बीच में एंड लगा हुआ है, यानी कि दोनों बातें बिल्कुल सही है। माई कंडीशन इज ट्रू, और कंडीशन ट्रू है तो आप क्या करोगे, इफ के अंदर आओगे और ये लाइन एग्जीक्यूट कर दोगे, ए इक्वल टू ए प्लस 1। तो ए की वैल्यू जो 10 है दैट विल टर्न टू 11, है ना। एल्स में जाना नहीं है अब आपको, एल्स का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो यहीं पे प्रोग्राम खत्म हो गया। अब कहा है कि बताइए ए और सी की वैल्यू क्या होगी। तो ए की वैल्यू 11 और सी की वैल्यू 10। तो बहुत ही इजी दिया इन्होंने, है ना। तो ये जो ऑप्शन सी है मुझे दिख रहा है, ये आपको सही आंसर देगा। ए इज 11 एंड सी इज 10। आई होप सबको क्लियर होगा। इससे इजी और क्या पूछ सकते हैं भाई इसमें, है ना। नेक्स्ट चेक करिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द एरे। कह रहे हैं एरे के बारे में बताइए कि इनमें से 4 बातें हैं, कौन सी सही हैं। ऑल ऑफ दीज भी दे रखा है। इन द एरे यूजर कैन ओनली एलोकेट द मेमोरी एट द रन टाइम। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे साइज आपको फिक्स बताना पड़ता है, और जब भी एक बार आपके जैसे ही प्रोग्राम चलेगा मेमोरी क्रिएट कर दी जाएगी, और एक बार जब मेमोरी क्रिएट हो गई आफ्टर दैट वी कैन नॉट मॉडिफाई द साइज ऑफ दैट एरे, है ना। यानी अब आप उसमें अगर नंबर ऑफ ब्लॉक इंक्रीज करना चाहो या रिमूव करना चाहो दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो पहली बात तो बिल्कुल थोड़ी सी देखने में सही सी लग रही है। इन द एरे यूजर कैन ओनली एलोकेट द मेमोरी एट द कंपाइल टाइम में बेटा कोई मेमोरी रन नहीं होती है। द एरे इज अ प्रिमिटिव एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ये तो बात ही झूठ है दोनों, ठीक है। एरे प्रिमिटिव नहीं होता, नॉन प्रिमिटिव होता है, और लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। सारी जो वैल्यूज हैं एक सीक्वेंस में रखी जाती हैं। तो ये तो परफेक्ट एग्जाम्पल होता है किसका, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का। तो नॉन लीनियर की तो बात ही नहीं हो सकती। तो ये बात यहीं पे चली गई। ऑल ऑफ दिस की तो बात ही छोड़िए। कौन सा है, ऑप्शन ए बचा मेरे पास, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि जो है एरे अपनी मेमोरी कब क्रिएट करता है, एट द रन टाइम, ठीक है। इसके बाद चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखिए, द साइज ऑफ अ यूनियन इज फाइंड बाय द साइज ऑफ द। कह रहे हैं कि एक यूनियन का जो साइज होता है वो हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं। 4 ऑप्शन है। फर्स्ट मेंबर इन द यूनियन, ठीक है, लास्ट मेंबर इन द यूनियन, लार्जेस्ट मेंबर इन द यूनियन, एंड सम ऑफ द साइज ऑफ ऑल द मेंबर। यानी कहने कि एक यूनियन के अंदर सपोज मैंने 4 वेरिएबल बनाए, एक इंटीजर है, एक फ्लोट है, एक डबल है, ठीक है, या एक जो हमने उसमें एरे भी बना दिया, ठीक है, कोई 10 साइज का इंटीजर का। तो कहने तो वो जो यूनियन वेरिएबल होगा, तो आपको अगर याद हो तो जो आपने सी लैंग्वेज पढ़ी है, तो यूनियन में क्या होता है बेटा कि अगर आपने किसी यूनियन के अंदर अगर 4 वेरिएबल बनाए हैं तो बेटा 4 ब्लॉक अलग अलग नहीं बनते, केवल एक ही ब्लॉक बनता है, सबको वही ब्लॉक शेयर करना होता है। अब सवाल ये कि जब एक सिंगल ब्लॉक में ही सबको रहना है पर एक बार में एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करती है, ठीक है, तो उसका साइज क्या होना चाहिए यूनियन में। तो आपको बार बार सिखाया जाता है ना कि उसका जो साइज होता है वो क्या होता है कि हम एक ऐसा ब्लॉक बनाएं जहाँ पे उस यूनियन का सबसे जो लार्जेस्ट मेंबर है वो भी वहाँ पे रह सके, है ना, वो भी अपनी प्लेस वहाँ पे होल्ड कर सके। तो बस यही इसका आंसर भी है, ठीक है, कि यूनियन में सबसे जो लार्जेस्ट जो डेटा मेंबर होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए जो दिया होगा कोई ऑप्शन, तो देखिए ऑप्शन सी दिया हुआ है, ठीक है, कि जो लार्जेस्ट मेंबर होगा यूनियन के अंदर हम उसके हिसाब से अपने यूनियन का साइज डिसाइड करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आ गए लास्ट क्वेरी के ऊपर। लास्ट क्वेरी भी बहुत ईजी ईजी है। तो क्या है, व्हाट इज मीन्ड बाई ए इन द फॉलोइंग सी फाइल ऑपरेशन। कह रहे हैं हम एक फाइल ओपन कर रहे हैं, ये मेरा फाइल पॉइंटर है fp, और हमने कहा एप ओपन और random.txt, एक टेक्स्ट फाइल मैंने ओपन की और फिर मैंने लेकिन डबल कोट के अंदर ए बता दिया। तो ये कह रहे हैं ए का क्या मतलब है। तो आपको पता है ना, जब हम एक फाइल जब ओपन करते हैं तो बेटा उसमें हमें मोड बताना पड़ता है। कौन कौन से मोड होते हैं मेरे पास, W होता है, R होता है, A होता है, ठीक है ना। क्या मतलब है, W का राइट मोड यानी कि वी वांट टू राइट समथिंग इन दिस फाइल। R मोड क्या होता है, वी वांट टू रीड ओनली द डेटा फ्रॉम द फाइल, है ना, हमें फाइल को रीड करना है। और तीसरा फाइल क्या होता है, A, यानी कि अपेंड मोड, एडिट मोड,
यानी कि जो फाइल है उसके कंटेंट में हमें जाके कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करनी है, ठीक है ना, या हमें कुछ प्रीवियस चीज़ों में कुछ मॉडिफिकेशन करना है। तो जो ए होता है दैट स्टैंड फॉर अपेंड मोड, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आपने कोई फाइल सेव है और दोबारा अगर आपने राइट मोड में ओपन कर दी तो क्या करता है, पुराने कंटेंट सब रिमूव कर देता है, ठीक है। सपोज कोई फाइल है उसमें 4 पेजेस हैं, आपने वो फाइल दोबारा राइट मोड में खोली कि यार 2 पेज और लिख दें उसके अंदर, नहीं होगा। जैसे ही आप राइट मोड में खोलोगे पुराने कंटेंट गायब हो जाएंगे। तो हम लोग क्या बोलते हैं, अपेंड मोड में ओपन करिए। तो जो 4 पेजेस हैं वो प्रीवियस वाले वो आपके एग्जिस्ट करेंगे और आप उसमें और डेटा भी ऐड कर सकते हैं, है ना। तो आपका जो आंसर है वो क्या है, बी वाला, दैट इज अपेंड मोड, है ना। तो चलिए, आई होप कि अब हाँ वी हैव रीच द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी पेपर हमारा एंड हो गया है, ठीक है। और हम लोगों ने पूरा पेपर यहाँ पे बात की जो है अपने आंसर की पे, ठीक है, कि क्या क्या आंसर है। जामिया का पेपर बेटा आपने लेवल देख ही लिया होगा, बहुत ही इजी लेवल है, सिंपल लेवल है। तो आपको जो फंडामेंटल है बस केवल आपके वो अच्छे रहने चाहिए, है ना। तो आप यहाँ पे वीडियोस फॉलो करेंगे, ठीक है। हमारा जो चैनल है यूट्यूब, वहाँ पे आप जाके वीडियोस वगैरह जितने भी मेन जो 4 टॉपिक्स हैं उनको कवर करिए, फंडामेंटल्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। तो आई होप कि बहुत ही अच्छे से आप जो है JMI के कंप्यूटर सेक्शन को कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अभी हम लोग और भी जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उनके मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, तो उनको भी बेटा फॉलो करिएगा, देखिएगा, ठीक है। तो आपके लिए आई होप कि ये वीडियो बहुत ही अच्छे से आपकी हेल्प करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।